क्यों साउथ पोल को छू पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यह है वो लंबी लिस्ट उन लोगों की जो एंटार्क्टिका को खोजने और साउथ पोल पर पहली बार अपने कदम रखने के लिए निकले थे, बट इस सफर के बीच में ही इनकी मौत हो गई। इंसानों ने लगातार 100 सालों से भी ज्यादा समय तक साउथ पोल में अपने कदम रखने की कोशिशें की, बट कोई उसके आसपास भी नहीं आ पाया, और जो ज्यादा करीब चले भी गए तो जैसे उस लिस्ट में हमने देखा, वो इस सफर के बीच में ही गायब हो गए। इंटरेस्टिंगली, पिछले 70 मिलियन सालों से साउथ पोल पर ठहरा हुआ यह सफेद रेगिस्तान एंटार्क्टिका सिर्फ 200 साल पहले ही इंसानों की नजरों में आया। मतलब जस्ट इमेजिन, जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर राज कर रहे थे तभी भी दुनिया ने एंटार्क्टिका को देखा तक नहीं था। दुनिया के इतिहास की किताब में एंटार्क्टिका वो आखिरी पन्ना है जो अंत तक किसी ने पलटा ही नहीं था। नॉर्मल एरोप्लेन्स को तो एंटार्क्टिका के ऊपर से गुजरना अलाउड भी नहीं था, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता था। यही हाल शिप्स और क्रूजेस का भी होता था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इतिहास के आखिरी पन्ने को पलटकर इस ठंडे कब्र के नीचे दबे सारे राजों का ताला तोड़ते हैं और देखते हैं कि इस दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट वर्ल्ड में आखिर क्या छुपा है। आज से 2000 सालों पहले एरिस्टोटल और टॉलेमी जैसे फिलोसोफर्स ने पृथ्वी के एक्सट्रीम साउथ पर एक बड़े से जमीन के होने को पहले से ही इमेजिन कर लिया था, क्योंकि कोई तो एक बड़ा सा जमीन का टुकड़ा होना ही पड़ेगा ऊपर नॉर्थ में आइलैंड्स को बैलेंस करने के लिए। यह मिस्टीरियस जमीन जो सभी के इमेजिनेशन का विषय थी, को लैटिन नाम दिया गया टेरा ऑस्ट्रालिस इनकॉग्निटा, यानी कि द अननोन सदर्न लैंड। अब 1520 में एक फेमस पोर्चुगीज एक्सप्लोरर फर्डिनेंड मैगेलन बहुत नीचे साउथ अमेरिका के टिप तक पहुंच गए थे और उन्हें एक पैसेज दिखाई दिया जिसके पार उन्हें बहुत से आइसबर्ग्स दिखे, बट जैसे आप देख सकते हो वो फिर भी एंटार्क्टिका से काफी दूर ही थे। और फिर 1773 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक थोड़ा और आगे जाकर वो पहले इंसान बने जिन्होंने एंटार्क्टिक सर्कल को क्रॉस कर दिया। वो एंटार्क्टिका के बहुत करीब तक जरूर पहुंचे, बट कभी एंटार्क्टिका की जमीन को देख ही नहीं पाए। उन्हें दूर दूर तक बस सिर्फ बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ ही दिखाई दे रहे थे और इसीलिए वो वहां से वापस आ गए। और फिर जाकर 1820 में एक रशियन एक्सप्लोरर फेबियन गॉटलिब वॉन बेलिंगशॉसन के जरिए दुनिया को पहली बार यह पता चला कि साउथ में दूर से दिखती बर्फ की ऊंची ऊंची चट्टानों के ऊपर छुपकर एक पूरा कॉन्टिनेंट बसा हुआ है। यह कॉन्टिनेंट समुद्री सतह से 2500 मीटर ऊपर पहाड़ जैसे चट्टानों के ऊपर बसा था। इसीलिए जेम्स कुक से भी यह मिस हो गया। इवन आज तक एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे हाईएस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है, बट इतने ऊंचे चट्टानों के ऊपर चढ़ा कैसे जाए? अरे उससे पहले तो अपने शिप को ही लैंड कहां पर किया जाए, क्योंकि बीच जैसा एक सेफ हार्बर तो यहां पर था नहीं। हर जगह बस सिर्फ बर्फ के मोटे मोटे ग्लेशियर्स यानी कि पत्थर ही थे। इसके अलावा जमा देने वाली तेज हवाएं, ऊंची लहरें, पलक झपकाते ही बिगड़ता मौसम और माइनस की ठंड, इन सारी हालातों ने ऐसा दाव खेला कि फेबियन को तुरंत यू टर्न मारकर वापस से लौट आना पड़ा। फेबियन के फिर 50 से 60 सालों बाद तक खोज में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी एक्सप्लोरर्स और कैप्टन्स अपनी शिप लेकर वहां पर जाने की कोशिश करते तो या तो समुद्र के तूफानों से या तो जमा देने वाली ठंड और भूख का शिकार होकर वो वापस लौट आते। इस तस्वीर को जरा देखना। ये तस्वीर 1904 में ली गई थी, जिसमें ये 3 लोग एंटार्क्टिक एक्सप्लोरर्स हैं, कैप्टन रॉबर्ट स्कॉट, शैकल्टन और विल्सन। ये तस्वीर इन्होंने अपने 3 साल लंबे एंटार्क्टिक मिशन से वापस लौटने के बाद ली थी, जिस मिशन में ये फेल हो गए थे। तस्वीर ठीक से बयान नहीं कर पा रही है जितनी बुरी इनकी हालत हो गई थी। पूरे चेहरे और शरीर पर घाव, कट्स, बर्न्स और स्वेलिंग हो गया था। होठ हमेशा के लिए काले हो गए थे। जस्ट इमेजिन करो, दिल्ली की ठंड में हमारे होठ फटने लगते हैं, हमें फ्रॉस्ट बाइट्स होने लगता है। हम दिल्ली की सर्दियों को ड्राई और कोल्ड बोलते हैं, जबकि दिल्ली का तापमान तो सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और ह्यूमिडिटी यहां पर फिर भी 30% रहती है।
वहीं अंटार्कटिका में ठंड -90 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और पता है ये कितना ड्राई है? वेल, यहां पर ह्यूमिडिटी 0.03% तक डिप होती है और एवरेज 1% से भी कम रहती है। साउथ पोल ऐसी कड़ी परीक्षा लेता था इन सेलर्स की जिसके लिए कोई तैयार ही नहीं रहता। इनफैक्ट स्कॉट के केस में तो हालत इतने डेस्परेट हो गए थे कि जिंदा रहने के लिए शिप पर क्रू मेंबर्स को अपने ही स्लेज डॉग्स को खाना पड़ गया था। बट इस फेलियर ने स्कॉट को डीमोटिवेट नहीं किया। एंटार्क्टिका की मिस्ट्री मानो उन्हें अपनी तरफ इस तरफ फुसला रही थी कि इस मिशन के बाद उन्होंने ये ठान लिया कि अब तो किसी भी हालत में एंटार्क्टिका की जमीन पर वो कदम रखकर ही मानेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो एंटार्क्टिका के एकदम सेंटर में साउथ पोल पर भी अपने देश का फ्लैग लहरा कर आएंगे। और यही हासिल करना उनके जिंदगी का अल्टीमेट पर्पस बन गया। फाइनली साल 1911 में लगातार 1 साल की लंबी यात्रा के बाद रॉबर्ट स्कॉट अपने 4 क्रू मेंबर्स के साथ एंटार्क्टिका पहुंच ही गए। और वहां से फिर साहस बढ़ाकर एक्सट्रीम तूफान और ब्लिजर्ड्स का सामना करते हुए उन्होंने आखिरकार साउथ पोल की जमीन पर अपने पांव को रखा। यह एक ऐतिहासिक मोमेंट होने वाला था। स्कॉट के जिंदगी भर का सपना वहां पर सबसे पहले पहुंचने का सच होने वाला था। बट जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने देखा कि ऑलरेडी एक नॉर्वेगियन फ्लैग वहां पर गड़ा हुआ था। नॉर्वे के एक एक्सपीरियंस पोलर एक्सप्लोरर रोल्ड एमंडसन और उनकी टीम ने बेहतर प्लानिंग और प्रिपरेशन से बस 1 महीने पहले ही साउथ पोल तक का पूरा सफर तय कर लिया था। रोल्ड एमंडसन ने रॉबर्ट स्कॉट को हरा दिया था और वो पहले इंसान बने जिन्होंने साउथ पोल को टच किया। और उसके बाद जो घटना घटी उसने वापस से एंटार्क्टिका के असली रंग दुनिया के सामने ला दिए। निराशा में थके और हारे रॉबर्ट स्कॉट और उनकी टीम जब अपने जहाज से वापस आ रहे थे तो बर्फ के एक बड़े से तूफान में फंसकर उनकी पूरी टीम ने एक एक करके वहीं पर अपने दम तोड़ दिए। और मैंने आपको शुरुआत में जो लिस्ट दिखाई थी उस लिस्ट में भी रॉबर्ट स्कॉट के इस मिशन टेरा नोवा एक्सपीडिशन का जिक्र है, जिसमें वो सारे एक्सप्लोरर्स बर्फ में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गए। पूरी दुनिया ये समझ चुकी थी कि जितना मुश्किल एंटार्क्टिका पर लैंड करना है उससे भी कहीं ज्यादा चैलेंजिंग है वहां पर बस कुछ ही दिनों के लिए सरवाइव करना। बीबीसी ने अपने 2020 में पब्लिश्ड इस आर्टिकल में एंटार्क्टिका को एक फ्रोजन ग्रेवयार्ड बुलाया, क्योंकि रॉबर्ट स्कॉट की बॉडी तो उन कई अनफिनिश्ड और फेल्ड एक्सपेडिशंस वाले सेलर्स की बॉडीज के ढेर में बस एक ही बॉडी है। आज भी कई बॉडीज एंटार्क्टिका के क्रिवेसेस और ग्लेशियर्स में धंस चुकी है जो कभी लोगों को मिली तक नहीं और ज्यादा लोग उन्हें ढूंढने भी नहीं गए। बट गौर करने वाली बात तो यह है कि इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट दुनिया के दूसरे कोने में आर्कटिक या नॉर्थ पोल में ग्रीनलैंड, आइसलैंड, रशिया, अलास्का एटसेट्रा के हिस्सों को मिलाकर वहां पर आज भी करीब 4 मिलियन लोग रहते हैं। बढ़िया, एंटार्क्टिका में कोई भी परमानेंट पॉपुलेशन नहीं रहती। इनफैक्ट पूरे लैंड एरिया पर तो जानवर तक नहीं रहते। ये इतनी मोटी चर्बी और खाल वाला पोलर बेयर तक एंटार्क्टिका में सरवाइव नहीं हो पाया। यहां पर आज अगर आप देखोगे तो सिर्फ पेंगुइन्स और सील्स रहते हैं और वो भी मोस्टली सी शोर के ही आसपास घूमते हैं। और सिर्फ यहां पर आज कुछ साइंटिस्ट के बेसिस है, क्योंकि कहा जाता है इस जमीन पर सिर्फ 2 चीजें हैं, साइलेंस और सवाल। सवाल जो हमेशा उठते हैं पर जवाब हमेशा बर्फ की मोटी चादर के नीचे दब जाते हैं। जैसे ये जगह इतनी ठंडी कैसे है जब कभी यहां पर एक घना जंगल हुआ करता था, या फिर नासा वाले यहां पर बार बार क्या ढूंढने आते हैं। और सबसे बड़ा, अगर सिर्फ ये एक बर्फीली जगह है तो यहां पर बिना किसी एक्सप्लेनेशन के यूएफओ साइटिंग्स क्यों हो रहे हैं। अगर ये वीडियो का क्लिप आपको पसंद आया तो पूरी वीडियो चेक करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।